सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको गिटहब पर जो है अपना अकाउंट बनाना है। तो गिटहब पे मैं साइन आउट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने साइन आउट किया और गिटहब पर जो है आपको साइन अप करना है। साइन अप करने पर आपको ईमेल पूछेगा, आपको ईमेल स्टोर करना है और इस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी गिटहब का अकाउंट क्रिएट कर रखा है। मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने साइन इन किया। तो साइन इन में आपको अपना यूजर नेम और अपना ईमेल और पासवर्ड याद रखना है और आपको साइन इन करना है। ठीक है, कोई भी पासवर्ड भूल मत जाना। तो पासवर्ड आप उसको रखिएगा। उसके बाद कुछ टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल पे जाना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको एडिटर होना चाहिए जिसमें आप कोडिंग करते हैं। तो वो एडिटर अच्छा एडिटर होना चाहिए, एडवांस एडिटर होना चाहिए, ताकि जब भी आप कुछ गलती करें तो आपको कोड हिंट मिल जाए। थोड़ा एडवांस एडिटर पर अभी आप वर्क करेंगे स्टार्टिंग में तो बेटर है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उसी में वर्क करना है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। विजुअल स्टूडियो कोड है ना, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो अलग चीज है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर अलग है। तो पूरा लिखना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, और पहला जो लिंक आएगा ना code.visual.com, वहां जाके आप डाउनलोड कर लेना। आप डायरेक्टली डाउनलोड पेज पे चले गए, ये लिंक अवेलेबल है। किसी को अगर लिंक नहीं मिले तो यहाँ पर मैं आप इस लिंक पर जा सकते हैं। ये एडिटर आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आपको EXE मिलेगी। ये देखिए EXE आपको मिलेगी यहाँ पर। ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम 73 MB का प्रोग्राम है। इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद ये EXE आपके मशीन में डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो गई। ओपन फोल्डर में गए और राइट क्लिक करके कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, कुछ परमिशन बोलेगा, यस करना है एंड ओके। उसके बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। दूसरा जो टूल है वो आपका गिट SCM। SCM का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजर। तो अगला टूल आपके पास, पहला टूल हमारे पास, तो जब भी मैं बात करता हूं टूल्स की तो मेरा मतलब किससे होता है, सॉफ्टवेयर से होता है। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर आपको मशीन में इंस्टॉल करने हैं जिसके थ्रू आप अपना डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला टूल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। दूसरा टूल आपको करना है गिट SCM। सो गिट SCM आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, गिट SCM लिखा और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है gitscm.com, और ये लिंक भी मैं आपको यहीं पर पेस्ट कर देता हूं ऊपर की ओर। तो गिट SCM भी आपको डाउनलोड करना है। ये यहाँ पर देखिए इसका वर्जन है 235.1। आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया और 64 बिट है कि 32 बिट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने बिट का भी, तो आप वो EXE आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्लिक करना है और ये फिर अगेन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड करना अलग चीज है और इंस्टॉल करना अलग चीज है। तो ये आपने ये दोनों आप टूल्स आपने डाउनलोड कर लिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको गिटहब पे अकाउंट बनाना है। सो क्रिएट एन अकाउंट ऑन गिटहब। क्रिएट एन अकाउंट ऑन गिटहब। गिटहब पे अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के बाद आपको, अकाउंट बनाने की प्रोसेस को हम साइन अप बोलते हैं। आपको क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करना है। साइन इन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लॉगिन, है ना। तो आप लॉगिन करें, साइन इन करें, उसके बाद आप न्यू बटन पे क्लिक करें और आप अपना एक रिपोजिटरी यहां पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, कोई सा भी कोड लिख रहे हो, सी का कोड लिख रहे हो, C++ का, जावा का, .NET का, पाइथन का, HTML का, CSS का, कुछ भी कोडिंग कर रहे हो, वो अल्टीमेट क्या है, एक कोड है जिसको सिक्योर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। तो इन कोड्स को हम कहाँ रखेंगे, हमारे गिटहब रिपोजिटरी पे रखेंगे।
वो रखने के लिए, सोर्स कोड रखने के लिए आपको अपना एक रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा. यू हैव टू क्रिएट वन ऑफ द रिपोजिटरी ऑन योर गिटहब अकाउंट. So how many repositories I can create on GitHub? Can anybody tell how many repository I can create? You can create as many as you want, sir. आप कितना भी क्रिएट कर सकते हो, है ना. तो आप GitHub पर जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है ना. तो ये सबसे अच्छी बात है. और किस टाइप की रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं? 2 टाइप्स की रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं. बताइए. पब्लिक एंड प्राइवेट. तो प्राइवेट रिपोजिटरी कब बनाना चाहिए और पब्लिक कब बनाना चाहिए? जब किसी को शो करना चाहते हैं तो प्राइवेट. हाँ, जब आपको लगे कि मैं जो कोड लिख रहा हूं अगर ये इंटरनेट पर किसी के पास लीक भी हो जाए या किसी को दिख भी जाए मेरा सोर्स कोड, तो आपको कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पब्लिक रिपोजिटरी बनाएंगे. और आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रात दिन लगे हुए हैं, आपका कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है या कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, तो उस ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप क्या क्रिएट करेंगे? प्राइवेट रिपोजिटरी, है ना. सो चलिए यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया ज्ञानोदया 3 नाम से. आज जो है मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, मगर ज्ञानोदया 2 नाम से जो मैं रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देखिए ज्ञानोदया 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस अकाउंट. ज्ञानोदया 2 नाम की रिपोजिटरी पहले से गिटहब अकाउंट पर, इस अकाउंट पर, मेरे अकाउंट पर अवेलेबल है. तो जो रिपोजिटरी बन चुकी है आप उसको दोबारा नहीं बना सकते हो, नाम चेंज देना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है. तो इसको 2 को मैं क्या कर देता हूं? 3. अब ये 3 में क्या बोल रहा है? ज्ञानोदया 3 इज अवेलेबल, है ना. अब ये आपकी रिपोजिटरी का नेम हो गया. डिस्क्रिप्शन में भी आप जो चाहें वो लिख सकते हैं. उसके बाद अगेन मैं इसको किस प्रकार की रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा? पब्लिक. उसके बाद रीडमी फाइल पर आप क्लिक करें, एड अ रीडमी फाइल. सो रीडमी फाइल क्या होती है? आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है तो आप रीडमी फाइल में आप लिख सकते हो. एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी. ठीक है. तो गिटहब की लैंग्वेज में प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? रिपोजिटरी, है ना. तो नई नई टर्म्स है, बट मतलब वही है कि प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट है मतलब रिपोजिटरी है. और शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं? रैपो. क्रिएट अ रैपो, है ना. एक रेपो बनाओ, इसका मतलब एक रिपोजिटरी आप बनाओ. सो मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं. यस, रिपोजिटरी मैंने क्रिएट कर दिया. तो ये मैंने रिपोजिटरी गिटहब पे क्रिएट कर दिया है, मगर अभी तक रिपोजिटरी पे मैंने सोर्स कोड नहीं भेजा है. सोर्स कोड होना भी तो चाहिए. क्या अभी इस सिचुएशन में मेरे पास कोई सोर्स कोड है? अभी नहीं है. कल का था वो तो दूसरी रिपोजिटरी पे मैंने भेजा था, ज्ञानोदया 2. आज मैं कुछ नया कोड करूंगा और उसको कहां भेजूंगा? ज्ञानोदया 3 रिपोजिटरी पे मैं उस कोड को भेज के बताऊंगा और उसका डिप्लॉयमेंट भी करके बताऊंगा. उसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने आपको बताया था नेटलीफाई होना चाहिए. सो netlify.com एक वेबसाइट है जो कि आपकी डिप्लॉयमेंट का काम करती है. ठीक है. सो यहां पर गिटहब क्या कर रही है? github.com क्या कर रही है? ये गिटहब ये आपके सोर्स कोड को सेव कर रही है. सोर्स कोड को ऑनलाइन सेव करके रख रहा है. गिटहब क्या कर रहा है? सोर्स कोड को ऑनलाइन सेव करके रख रहा है. और नेटलीफाई क्या करेगा? आपके डिप्लॉयमेंट करेगा. डिप्लॉयमेंट ऑन इंटरनेट. आपने जो भी कोड किया है उसको कहां पर वो रखेगा? नेटलीफाई इंटरनेट पर ला देगा. आपने कोई वेबसाइट का कोड किया है, उस वेबसाइट का कोड आपने सिक्योर कहां रखा? गिटहब पे. और गिटहब पे रखने से आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर नहीं आएगी. इंटरनेट पर लाइव के लिए उसको 2 चीजें चाहिए. क्या क्या? डोमेन एंड होस्टिंग. तो ये डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करने का काम किसका है? नेटलीफाई का. और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करता है कुछ हद तक के लिए, क्योंकि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो आपसे पैसा नहीं लेगा. मगर आपको लग गया नेटलीफाई को कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहा है, तब आपसे नेटलीफाई वाला पैसे मांगने लग जाए. तो आप मेरा खुद का आप नेटलीफाई का अकाउंट देखेंगे. मैंने यहाँ पर लॉगिन क्लिक किया और मेरे डैशबोर्ड पेज पर मैं आया और यहाँ पर नेटलीफाई ने ये देखिए मुझे कुछ लिमिट दे रखी है. कौन सी लिमिट? बैंडविड्थ की लिमिट है कि आपको 100 GB मिला हुआ है, इसमें से आप 53 MB आपने यूज कर लिया. इट्स मोर देन इनफ. 100 GB बहुत ज्यादा है. मैं हजारों प्रोजेक्ट्स भी कर लूंगा तो भी 100 GB कभी खत्म नहीं होगा. इनडायरेक्टली नेटलीफाई आपको क्या कर रहा है? अनलिमिटेड अकाउंट की परमिशंस दे रहा है. बट फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनकी भी कुछ ना कुछ लिमिट है.
अब अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होता है, अनलिमिटेड फ्री कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई लिमिट होती है। तो ये अभी लर्निंग स्टेज में तो आप कितनी भी करो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो यहाँ पर जो है ये आप देखिए कॉन्करेंट बिल्ड्स, तो कॉन्करेंट मतलब एक ही समय में एक ही वक्त में आप कितने प्रोजेक्ट्स को पैरेलल में बिल्ड कर सकते हो। अभी आप फ्री अकाउंट है, आपने कोई पेमेंट नहीं दिया नहीं है, नेटलीफाई को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, तो एक टाइम में आप कितने प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो? एक ही कर सकते हो। आपको चाहिए एक टाइम में 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट बिल्ड कर ले तो दो पैसा नेटलीफाई वालों को, वो करेंगे, जितने बोलोगे उतने करेंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आप इनफ है, मोर देन इनफ है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर नेटलीफाई प्रोवाइड कर रहा है तो एट ए टाइम में हमें बिल्ड प्रोसेस भी हो जाएगी। उसके बाद नेटलीफाई और गिटहब का कोलैबोरेशन करवाना पड़ेगा। यहां पर गिटहब और नेटलीफाई इनका कोलैबोरेशन करवाना पड़ेगा। नेटलीफाई को ये परमिशन चाहिए होगी कि नेटलीफाई किस सोर्स कोड को एक्सेस कर ले, वे गिटहब पे पड़े हुए आपके सोर्स कोड को एक्सेस कर ले। तो ये जो एक्सेस करने की परमिशन है ये आपको अलाउ करनी पड़ेगी, क्योंकि गिटहब अकाउंट भी आपका ही है और नेटलीफाई अकाउंट भी आपका ही है। बट नेटलीफाई अकाउंट से आपको गिटहब की परमिशन आपको एक्सप्लिसिट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि हाँ नेटलीफाई मैं परमिशन देता हूं कि आप गिटहब पे जाके मेरे सोर्स कोड ले सकते हो, क्योंकि बगैर आपकी परमिशन के गिटहब सोर्स कोड किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि गिटहब और नेटलीफाई दोनों अलग अलग कंपनीज है, ये डेटा शेयर कर ही नहीं सकते आपस में। मगर आप चाहो तो आप परमिशन दो कि हाँ मैं बोल रहा हूं आप इसको शेयर करो नेटलीफाई, क्योंकि नेटलीफाई का काम है डिप्लॉयमेंट का। जब तक उसके पास सोर्स कोड नहीं होगा कहां से डिप्लॉय कर देगा, तो वो परमिशन आप देते हैं। परमिशन कैसे देते हैं? यहां पर आप जाएंगे ऐड न्यू साइट, हालांकि अभी मेरे पास कोड तो आया नहीं है, गिटहब पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ लोकल प्रोजेक्ट। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले काम कहां करते हैं? लोकल पे करते हो कि डायरेक्ट लाइव पे करते हो? हमेशा लोकल पे किया जाता है। चलिए मैं खुद आपके सामने एक लोकल वेबसाइट बनाता हूं। उसको पहले मैं कहां उसको पुश करूंगा? पुश करना मतलब अपलोड करना। कहां अपलोड करूंगा मैं? पहले गिटहब पे अपलोड करूंगा, उसके बाद में डिप्लॉय करूंगा कहां पर? नेटलीफाई पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी कोई सी भी ड्राइव चूज करूंगा जहां पर मुझे अपना प्रोजेक्ट रखना है। मोस्ट केसेस में सी ड्राइव चूज मत करिएगा, क्योंकि सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। कई बार क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है तो सोर्स कोड जा सकता है, मगर फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोड एक बार गिटहब पे पहुंचा दिया तो फिर काय की टेंशन, फिर तो भली क्रैश हो जाओ ना। तो कहीं पे भी आप अपना सोर्स कोड रख सकते हो। मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूं? डी ड्राइव, ई ड्राइव में प्रेफर करता हूं। सो मैं डी ड्राइव में गया और यहाँ पर ज्ञानोदय करके एक फोल्डर है, और यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, ज्ञानोदय 3 नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे एक टर्मिनल, ओपन टर्मिनल, ठीक है ना। तो एक टर्मिनल तो ये मिला, ओपन न्यू टर्मिनल, और एक टर्मिनल गिट बैश हियर वाला है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप एटलीस्ट विंडोज 10 रखें, जिसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर किसी के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज 8, विंडोज 7, तो आई थिंक वो गिट टूल यूज करने में, इंस्टॉल करने में, कमांड चलाने में बहुत सारी एरर्स देता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना सिस्टम जो है, पहली चीज तो एसएसडी लगवा लें। अगर किसी के इसमें हार्ड डिस्क है, किसी के कंप्यूटर में, लैपटॉप में हार्ड डिस्क डली हुई है, तो हार्ड डिस्क को अपग्रेड करवा ले। किसमें? आप एसएसडी में अपग्रेड करवा लें। मात्र 120 जीबी की हार्ड डिस्क आती है, मात्र 1500 रुपए की आती है। आपका लैपटॉप की स्पीड 4 गुना अधिक फास्ट हो जाएगा, सही बता रहा हूं। मान लीजिए किसी के लैपटॉप में अभी 500 जीबी हार्ड डिस्क डली हुई है, आपको सिर्फ 1500 रुपए और खर्च करके आप क्या कर सकते हैं? 120 जीबी और लगवा लीजिए, और वो क्या रहेगी? एसएसडी। और मैं सही बता रहा हूं कि जब हम डेवलपमेंट करने बैठते हैं, हमारे पास किसी लैपटॉप में अगर हार्ड डिस्क होती है तो हमारा वर्क टाइम जो है ना बहुत अफेक्ट होता है। मतलब 8 घंटे काम करना है, मतलब 1 घंटा तो आप मान के चलिए कि वो इतना स्लो चलता है कि बैठे रहना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें परेशानी आती है। आपको चाहिए कि अच्छा वर्क हो तो डेफिनेटली अपना हार्ड डिस्क आप अपग्रेड करवा लें। तो आपके पास 500 जीबी प्लस 120 जीबी दोनों रहेगी। 500 जीबी बैकअप में चली जाएगी, और आप अपना 120 क्या कर सकते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप डलवा लीजिएगा, स्पीड अच्छी मिलेगी आपको। एनीवेज मेरा यही कहना है, का मतलब है कि पहला तो आप हार्ड डिस्क एसएसडी अपग्रेड करवा ले। 120 मोर देन इनफ है ना। 120 में आपका क्या आ जाएगा? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। आप वर्क करने बैठेंगे, आपको सिस्टम परेशान नहीं करेगा।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप वर्क करने बैठे हो, सर सिस्टम हैंग हो रहा है, ये चल नहीं रहा है, स्लो चल रहा है, तो आधा मोटिवेशन तो वही हो जाता है, यार कौन करेगा, चलो यार बंद करके चलते हैं कहीं पर तो ऐसा सिचुएशन नहीं आए, तो ये है कि आप अपना सिस्टम को जो है प्रॉपर अपग्रेड रखें, अप टू डेट रखें। मेरा सिस्टम है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट सब चीज़ों से अपडेटेड है, क्योंकि मुझे पता है मैं काम करने बैठता हूँ, मेरी मशीन हैंग नहीं होनी चाहिए, और हैंग हो गई तो फिर आधा मन तो यही हो जाता है, अरे यार छोड़ो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम अप टू डेट रखे, एसएसडी लगवा लें, ये कहने का मेरा मतलब है। उसके बाद ये फोल्डर रहा, इस फोल्डर में आप गिट बैश हियर करिए, ये गिट बैश हियर, और यहां पर मैंने कोड डॉट किया। ये कोड डॉट कमांड क्या करेगा? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट द कोड डॉट कमांड विल डू? इट विल ओपन द विजुअल कोड एडिटर एंड ऑल्सो एड द वर्क स्पेस इन इट। इट विल ऑल्सो एड द वर्क स्पेस। आप देखिए ये VS कोड एडिटर भी ओपन किया और साथ साथ में वर्क स्पेस भी ऐड कर दिया। मतलब आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी भी विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर ऐड कर दिया। तो ये अच्छा कमांड है, कोड स्पेस डॉट इंटर। जैसे ही करेंगे तो आपका VS कोड एडिटर लॉन्च हो जाएगा। यहां से चलिए अब अक्षत, क्या नाम है? अक्षत, आपने गलती क्या किया? अक्षत ने गलती किया, AKSHAT.html नाम की फाइल बनाई, अक्षत ने कोड किया और गिटहब पे डिप्लॉय किया, गिटहब से नेटलिफाई का लिंकिंग करवा के नेटलिफाई पे बिल्ड किया और पेज नॉट फाउंड की एरर आई, एक एरर आएगी। और वो एरर क्यों आ रही है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जो पहला फाइल है उसका नाम हमेशा इंडेक्स ही देना है, अगर इंडेक्स के अलावा कुछ भी नाम दोगे तो नेटलिफाई पे नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको रीनेम करके क्या करूंगा, index.html, पहला पेज index.html, बाकी इसके अलावा आप कितने भी पेजेस बनाओ उसका नाम कुछ भी रखो, मगर पहला जो पेज होगा उसका नाम इंडेक्स ही होना चाहिए। उसके बाद आप एक फटाफट एक कोड यूज कर लीजिए, HTML:5। एक HTML5 का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML5 क्यों कह रहा हूं मैं, कोई बता सकता है? क्योंकि HTML के बहुत सारे वर्जन अभी तक आए हैं, उसमें से सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? HTML5। आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन से सबसे लेटेस्ट कौन सा चल रहा है अभी आज की तारीख में? 11 शायद, एंड्रॉइड 11। तो एंड्रॉइड 11 क्या है? लेटेस्ट वर्जन है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का। HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML की जो स्ट्रक्चर है, HTML की जो लैंग्वेज है, उसके HTML2 भी आया, HTML3 भी आया, HTML4 भी आया। हम लेटेस्ट यूज करते हैं, तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML5 है। तो ये HTML5 का ये जो भी कोड है, ये एक्चुअल में ये कोड किसका कोड है? HTML5 वर्जन का कोड है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में आपको लेटेस्ट अप टू डेट वेबसाइट बनानी है तो आपको ये HTML5 का बेसिक कोड लिखना है, जिसमें पहला टैग डॉक टाइप का होता है और डॉक टाइप टैग ही ब्राउजर्स को बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। इसमें कुछ हैड टैग है, HTML स्टार्ट, HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, और यहां पर लिखा मैंने ज्ञानोदया लिखा, और यहां पर जो है हम कुछ इमेजेस भी यूज करेंगे। अब मुझे कुछ इमेजेस यूज करनी है तो मुझे एक फोल्डर बना लेना है, IMG नाम का फोल्डर। फोल्डर क्यों बना रहे हैं? इमेजेस रखने के लिए, है ना। IMG नाम का फोल्डर ही क्यों बनाया? इमेजेस के रखने के लिए। एक फोल्डर और बना लेते हैं JS नाम का। JS नाम का फोल्डर क्यों बनाया मैंने? जावास्क्रिप्ट रखने के लिए। एक फोल्डर और बना लेंगे CSS नाम का फोल्डर क्यों बनाया? फोल्डर वाइज डेटा को रखना ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हो कि नहीं रखते हो? आपके घर पे एक कबर्ड है, कबर्ड में आप अपने बुक्स चीजों को व्यवस्थित जमा के रखते हो कि नहीं रखते हो? बॉयज का तो भरोसा नहीं, मगर गर्ल्स तो आई थिंक बहुत व्यवस्थित तरीके से मैनेज करके रखते हैं अपने एसेट्स को। तो यहां पर भी बात यही होती है कि कोडिंग में आप वर्क कर रहे हो, आपको HTML की फाइल्स आनी है, CSS की फाइल्स आनी है, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आनी है, आपको बहुत सारी क्या है इमेजेस जो हैं वो आनी है। तो चीजों को मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इमेजेस को कहां रखोगे? IMG फोल्डर में। जावास्क्रिप्ट को आप जावास्क्रिप्ट में रखें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बनाने हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सभी के सिस्टम में IMG फोल्डर मिलना चाहिए, CSS मिलना चाहिए, जावास्क्रिप्ट मिलना चाहिए, और रूट लेवल पर कौन सी फाइल मिलनी चाहिए? ये सभी जो है, आप भले ही मैं ग्रुप बनाऊं या ना बनाऊं, आपको मुझे हाई रिक्वेस्ट बोलना है, नाम और सरनेम लिखना है, क्लास लिखनी है, और शाम तक अपने लैपटॉप डेस्कटॉप का जो भी काम किया हुआ है फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर देना, ताकि मैं आपकी इंटरनल मार्किंग कर सकूं कि किसने असाइनमेंट किया है और किसने नहीं किया।
आप क्लास से निकलने के बाद तो भले ही वर्कशीट पे आप सिग्नेचर के लिए घूमते रहते हो, मगर मेरा वर्कशीट इंटरनल आपके स्क्रीनशॉट से आएगा कि किस बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट किया है। तो वो आपको डेली जो भी मैं करवा रहा हूँ क्लास के अंदर, आप अपना घर पे जाके अपना अकाउंट बना के जो भी मैंने किया है वो टास्क आपको भी करना है, और लास्ट में आप उसका एक फोटो खींचिए अपने मोबाइल फोन से और मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। तो मुझे सबके बारे में पता रहेगा कौन असाइनमेंट बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है, ठीक है ना। ये आप कर लेना, ये मेरे इंटरनल असेसमेंट के लिए है, आप सभी के इंटरनल असेसमेंट, आपको मार्क्स देने हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी है मैं आपका इंटरनल असेसमेंट वैसे ही करूंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, अभी तो मुझे बहुत सारों के बच्चों के नाम ही नहीं पता, एक दो को छोड़ के किसी को नहीं जानता हूं मैं। तो आप सभी के नाम भी आएंगे, साथ साथ आपके असाइनमेंट्स भी आएंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट काम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ फोटोज वोटोज वॉलपेपर्स, कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई इमेज है, ये इमेज जो है मुझे मेरे प्रोजेक्ट में रखना है। ज्ञानोदय 3 फोल्डर में गया और ये मैं एक इमेज कॉपी किया है मैंने अपने सिस्टम से, और वो इमेज को मुझे कहाँ रखना चाहिए, इमेज फोल्डर में। वेरी गुड। और इमेज फोल्डर को मैंने इमेज ना बोलते हुए शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, जितना छोटा आप लिखोगे आपका वेबसाइट उतना फास्ट काम करेगा। IMG ओनली, आई एम यूजिंग 3 कैरेक्टर्स IMG, और प्लीज रिमेंबर ट्राई टू यूज स्मॉल लेटर ओनली, स्मॉल केस। index.html पूरा देखो स्मॉल लेटर में लिखा मैंने, IMG देखो स्मॉल, एक कैपिटल लेटर कहीं से कहीं तक यूज नहीं करना है। जो इंडस्ट्री के अंदर जो कंपलसरी चीजें होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो कैपिटल बिल्कुल यूज नहीं करना है, टोटल स्मॉल में लिखना है, कोई स्पेसेस नहीं होने चाहिए। IMG में गया, पेस्ट किया, IMG में गया, IMG फोल्डर में गया, इमेज पेस्ट कर दिया, इसको रीनेम करके मैंने 1 या a.1.jpg या PNG जो भी एक्सटेंशन हो ये आपने दिया, और आप अपने यहां पर आइए, वेलकम टू ज्ञानोदया 3, और इसके साथ साथ में मुझे इमेज भी चाहिए, तो इमेज लाने के लिए कौन सा टैग यूज करूंगा, IMG। वेरी गुड, सभी को पता ही है IMG। एंड यहां पर ये देखिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना कोड इंट आ रहा है ना, ये IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहां पर आए कंट्रोल स्पेस, और ऑटोमेटिकली देखिए कंट्रोल स्पेस, यहां पर अगेन मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, कंट्रोल CTRL प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस VS कोड एडिटर में। तो देखिएगा SRC लिखा मैंने, कर्सर मेरा यहां ब्लिंक कर रहा है, मैं क्या प्रेस कर रहा हूं, मेरे लैपटॉप का कंट्रोल स्पेस, ऑटोमेटिकली एक बॉक्स खुला और VS कोड एडिटर आपको क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है क्या लिखना चाहते हो। तो मुझे पता है मेरा कोड कहां पड़ा हुआ है, मेरी इमेज कहां पड़ी हुई है, IMG के अंदर। आप तुरंत किया, फिर IMG सिलेक्ट कर लिया, फिर IMG में जाके फिर सजेस्ट कर रहा है कि IMG में से कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हो। तो हालांकि मेरे IMG फोल्डर में अभी एक ही इमेज है, अगर एक से ज्यादा होती तो वो लिस्ट दे देता, उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट कर लेना कौन सी। तो ये यहां से मैंने क्लिक कर लिया। इसीलिए ऐसे एडिटर को बोलते हैं एडवांस्ड एडिटर। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एडिटर है, ये एडवांस्ड है। किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा, तो बहुत बढ़िया एडिटर है, हम खुद यूज करते हैं। सो VS कोड एडिटर ये सेव किया, जब तक ये व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है यहां पर तब तक फाइल सेव नहीं हुई है। जैसे मैंने यहां पर कुछ भी लिखा, देखिए ये व्हाइट डॉट आ रहा है, ये व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब फाइल सेव अभी तक नहीं है। कंट्रोल S, ये सेव किया, व्हाइट डॉट चला गया। अब जाके आप इस फाइल को रन करें। सो मैं यहां पर गया और मैंने अपनी ज्ञानोदय 3 वाली फाइल को यहां से रन किया, और आप देखिए आ गया वेलकम टू ज्ञानोदय 3, और इमेज आई कि नहीं आई। इमेज को छोटी लाना है, बड़ी लाना है, तो वो सब आपके CSS के काम है। और यहाँ पर आप विड्थ पैरामीटर दे सकते हो। ये विड्थ मैंने दे दिया यहाँ से, फॉर एग्जांपल विड्थ इक्वल्स टू डबल कोट्स में मैंने दे दिया 400। सो विड्थ 400 मतलब 400 पिक्सल। सो यहाँ पर हमने 400 पिक्सल्स यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है। चलिए छोटा सा वेबसाइट रेडी है। अब इसकी कोडिंग को जो भी आपने किया है ये सारा मुझे कहाँ पहुंचाना है, गिटहब पे। अब गिटहब पे पहुंचाने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये कोडिंग ही जाएगी, आपका सब कुछ अपलोड होगा जो भी अवेलेबल है, इवन आपकी इमेज भी अपलोड हो जाएगी। कहां पर, गिटहब पे सब कुछ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विजुअल कोड एडिटर इतना एडवांस्ड है कि इसके अंदर सब कुछ है, किसी की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहां पर आप देखिए सेकंड मोस्ट एक न्यू टर्मिनल होता है। तो न्यू टर्मिनल पे गया मैं, न्यू टर्मिनल पे गया,
और टर्मिनल पे जाओ, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल, एल क्लियर है ना। तो यहां पर मैं शॉर्टकट लिख देता हूं CTRL, CTRL मतलब कंट्रोल की है ना। कंट्रोल प्लस एल जो है वो किसका शॉर्टकट है, क्लियर टर्मिनल है ना। सो देखना कुछ भी एरर आती है, मैं कंट्रोल एल आपके सामने प्रेस कर रहा हूं, देखिएगा टर्मिनल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे शॉर्टकट्स आपको यूज करने हैं है ना, क्योंकि आप एडवांस डेवलपमेंट में जाओगे, आपको फटाफट काम करना होगा, शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। तो मैं कंट्रोल एल किया एंड देन सबसे पहली कमांड गेट इनिट। तो यही जो है हमारी कमांड है, सबसे पहली कमांड गेट इनिट। और इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज। तो चलिए गेट इनिट करूं। अब ये क्या बोल रहा है, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। तो क्या यहां पर आपको .git empty डायरेक्टरी दिखाई दे रही है, यहां नहीं दिखाई दे रही है। चलो फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं। मैं डी ड्राइव में गया, ज्ञानोदया 3 फोल्डर में गया और यहां से .git फोल्डर दिखाई दे रहा है, हिडन है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला व्हाइट टाइप का नजर आ रहा है ना, इसका मतलब वो फोल्डर क्या है, हिडन है। आप देखो CSS, IMG और JS का कलर देखो और .git का कलर देखो, थोड़ा सा फेड है मतलब वो डायरेक्टरी क्या है, हिडन है। आपके केस में किसी केस में दिखाई नहीं देगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाके ऑप्शंस में जाके व्यूज में जाके आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा, शो है ना, तभी आपको दिख पाएगी, अदरवाइज नहीं दिख पाएगी। तो गेट इनिट हो गया। उसके बाद अगली कमांड है, मैं यहां पर लिख देता हूं गिट रिमोट एड ओरिजिन। उसके बाद यहां पर आएगा रेपो लिंक, गिट रिमोट एड ओरिजिन, उसके बाद आएगा रेपो लिंक। तो रेपो लिंक तो जिस भी चीज को मैं एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखूं, इसका मतलब वहां पर कुछ आने वाला है। जिस चीज को मैंने एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, इसका मतलब वो चीज तो फिक्स है ही है। तो इतना तो फिक्स है ही है, ये कमांड तो लिखना ही है। तो ये कमांड मैंने लिख दिया आपके सामने, स्पेस। अब यहां पर क्या आने वाला है बताइए, रिपोजिटरी का लिंक। अब रिपोजिटरी का लिंक कैसे पता चलेगा आपको, अपने गिटहब पे आप जाइए, आपने ये बना रखा है, यहां पर आप इस पे जाइएगा कोड पे, और ये जो है ये आपका क्या है, रेपो लिंक है, रिपोजिटरी का लिंक है। ये जाके आपने यहां पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर पेस्ट किया। सो अगेन गिट रिमोट एड ओरिजिन स्पेस और पेस्ट, आया समझ में। तो ये स्टेप फर्स्ट क्या है, गिट इनिट। स्टेप फर्स्ट इज गिट इनिट, स्टेप सेकंड इज गिट रिमोट एड ओरिजिन, ये एग्जांपल है उसका, है ना। स्टेप थर्ड इज git add dot and the step third is called staging। स्टेजिंग करना मतलब प्रिपेयर करना किसी चीज को कहीं ले जाने के लिए। तो आप लोकल के कोड को प्रिपेयर कर रहे हो कि इसको कहां जाना है, अब गिटअप पे जाना है। तो जब आप अपने लोकल कोड को प्रिपेयर करते हो कहां पर पहुंचाने के लिए, गिटअप को पहुंचाने के लिए, वैसे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेजिंग। व्हाट यू आर डूइंग, आई एम स्टेजिंग माई कोड। इसका मतलब मैं अब तैयारी कर रहा हूं कि अपने कोड को स्टेज करना, प्रिपेयर कर रहा हूं। अभी तक प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर कर रहा हूं, कोड नहीं भेजा है अभी तक। कोड तो लास्ट वाली कमांड, मैंने 5 कमांड बताई है। जब मैं 5वीं कमांड हिट कर दूंगा और मास्टर एरो मास्टर आ गया, तब जाके आप बोलोगे कोड कहां पहुंच चुका है, गिटअप पे पहुंच गया है। तब तक आपका कोड नहीं जाएगा, वो तो आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो। 5 स्टेप्स की कमांड है गिटअप पे पहुंचाने के लिए। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 5 बार, और सेकंड टाइम कर रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड स्किप कर लेना। गिट इनिट और गिट रिमोट एड ओरिजिन वो स्किप हो जाएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। चलिए यहां पर हम गए, किया कंट्रोल एल क्लियर। उसके बाद अब अगली कमांड स्टेप फोर्थ इज कमिटिंग। स्टेप फोर्थ इज कमिटिंग, गिट कमिट डैश एम, यहां से फर्स्ट कमिट, और यहां से इस स्टेप को क्या कहते हैं, कमिटिंग। तो स्टेप फोर्थ कौन सा होता है, कमिटिंग द कोड, कमिट करना, है ना।
सो यहां पर मैं क्या करूंगा, कमिट करूंगा, गेट कमिट डैश एम, और यहां पर एम का मतलब होता है मैसेज, है ना, कभी इंटरव्यू में कहीं पे भी पूछे एम इज इक्वल टू मैसेज, है ना, तो कुछ भी मैसेज देना है तो आप मैसेज दो, क्योंकि जो कोड कर रहे हो आपको नहीं पता उसमें आपने क्या करा है। सो यहां पर क्या किया है, आई हैव यूज्ड अ इमेज, क्या काम किया है आपने इस कोड में, आई हैव यूज्ड अ इमेज, तो जो भी काम किया है उस डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है। ये आप देखा, ये डबल कोट्स है ना, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट क्लोज, इसके बीच में जो मर्जी पड़े वो लिखो, मगर लिखना वो है जो कोडिंग में आपने काम किया है। मैंने क्या काम किया है, कल के कोड में और आज के कोड में क्या डिफरेंस है, इमेज का, तो मैं लिखूंगा आई हैव यूज्ड इमेज, जो भी लिखना है आपको, बट ऐसा लिखो कि जिससे पता चल जाए कोड पढ़ने वाले को कि इसने किया क्या है आज। सो मैंने लिख दिया आई हैव यूज्ड इमेज। अब यहां पर मेरा क्या हो गया, कमिट हो गया। उसके बाद फाइनल कमांड कौन सी है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, या मास्टर की बजाय मेन भी लिख सकते हो, है ना, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। चलिए लिखते हैं गिट पुश ओरिजिन मास्टर, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही मैं ये गिट पुश ओरिजिन मास्टर लिखूंगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर में एरर आ रही है, तो गिट पुश ओरिजिन मेन लिखा, ये भी दिक्कत, मैंने स्टेज नहीं किया था, मैं स्टेज करना भूल गया था, तो स्टेज करें, फिर कमिट करें, आई हैव यूज्ड इमेज, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है क्या, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, और लास्ट में मास्टर एरो मास्टर दिखाई दे रहा है सभी को, मास्टर एरो मास्टर, इसका मतलब आपका कोड कहां पहुंच चुका है, गिटहब पे पहुंच चुका है। अब जाइए गिटहब पे, तो देखिए जैसे ही हुआ ये येलो कलर में बता दिया है। अब आपके पास गिटहब पर ब्रांचें होती हैं, गिटहब कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, एक पेड़ की तरह, पेड़ की जो टहनी होती है उसको आप क्या कहते हैं, ब्रांचेस। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए भी जो है कुछ ब्रांच टर्म यूज की जाती है, हर ब्रांच पे आप कुछ नया कोड आप रख सकते हो। तो यहां पर देखिए 2 ब्रांच हैं, बाय डिफॉल्ट गिटहब पे मेन ब्रांच होती है, और आपने मास्टर लोकल पे बनाई थी, और उस लोकल ब्रांच को आपने कहा पुश कर दिया, आपने गिटहब पे पुश कर दिया। क्या गिटहब पे मास्टर ब्रांच थी, नहीं थी, मास्टर ब्रांच बनी कब, जब आपका कोड आया ना, तब गिटहब ने क्या किया, पहले ब्रांच बनाई और उस ब्रांच पर आपका कोड पहुंचा दिया, इसीलिए वो नीचे क्या लिखा हुआ रहा था, मास्टर एरो मास्टर। तो जो मास्टर पहला वाला मास्टर है वो आपकी लोकल ब्रांच है, और दूसरा वाला जो मास्टर है वो आपकी लाइव ब्रांच का है, तो वो यही सिमुलेट कर रहा है। अब कोड आ गया है गिटहब पे, अब बिल्कुल सिक्योर है हम, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आपको नेटलीफाई पे जाना है, और नेटलीफाई को बोलना है कि उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी से आप मुझे एक वेबसाइट बिल्ड करके दो। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, it's time to deploy our website on internet, but for deployment I would need 2 things, one is the domain name and the second is the hosting। मुझे डोमेन परचेस करना पड़ेगा, मुझे होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा। आई एम आउट ऑफ फंड, अभी हम आउट ऑफ फंड है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, नेटलीफाई आप यूज करो, सबसे बेस्ट है। तो नेटलीफाई में जाना है, साइन अप करना है, उसके बाद एड साइट पर गए, इंपोर्ट साइट, अब ये इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट रिपोजिटरी। आज की तारीख में 3 सबसे बेस्ट गिट रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म हैं। द फर्स्ट वन इज गिटहब, और गिटहब अगेन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा परचेस कर लिया गया है, तो आपका कोड डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके पास जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास जा रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के ही अपलोड करना, है ना। बिटबकेट भी है, गिटलैब भी है। अभी आपने कोड कहां अपलोड किया, गिटहब पे, तो आपको क्लिक किस पे करना है, गिटहब पे, ये मैंने क्लिक किया। अब यहां पर ये पूछ रहा है, अब बहुत सारी वेबसाइट है, कब तक सर्च करें, तो बेटर है कि यहां पर सर्च करने का ऑप्शन दे रखा है। यहां से ज्ञानोदया मैंने चूज किया और मैंने ज्ञानोदया करके सर्च किया। अब ज्ञानोदया से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बना रखे होंगे, और अगेन
गिटहब पे हम प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपोजिटरी। तो जितने भी रिपोजिटरी मैंने बना रखे होंगे, ज्ञानोदया है ना, मैंने सर्च कर रहा हूं ज्ञानोदया नाम से रिपोजिटरी, देखो आ गया ज्ञानोदया, ज्ञानोदया 2, ज्ञानोदया 3। बताइए मैंने किस पे अपलोड किया? ज्ञानोदया 3 प्रोजेक्ट पर रिपोजिटरी पे मैंने कोड अपलोड किया है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब सिलेक्ट करते ही अभी आपसे पूछ रहा है कि कोड किस ब्रांच पे पड़ा हुआ है, मेन पे के मास्टर पे? मास्टर पे। आपने कोड कहां अपलोड किया? मास्टर पे किया ना आपने, मेन तो खाली पड़ी हुई है। ये देखिए ये मेन ब्रांच, ये अभी आप कहां पर है? मेन ब्रांच। क्या मेन ब्रांच पे कोई कोडिंग दिखाई दे रही है? नहीं। जैसे ही मैं मास्टर पे स्विच करूंगा सब कुछ कोड दिखाई देने लग जाएगा कि देखो IMG फोल्डर है, इंडेक्स फाइल है, दिखाई दे रहा है ना कोड। तो यहां से आपने अपना ब्रांच जो है वो चेंज किया, मेन से मास्टर में चेंज किया। अब आप डिप्लॉय साइट पर जाएंगे, 1-2 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट काम करता है। इसकी पूरी बिल्ड की प्रक्रिया आप देख सकते हो, ये क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ये। देखो आप लॉग से पता कर सकते हो कि ये गिट का कोड लाया उसमें, और साइट इज लाइव। जैसे ही साइट इज लाइव लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर आ गई है। तो इंटरनेट पर आ गई है तो कहां से क्या पता चलेगा? तो प्रीव्यू का कहीं पर होगा, साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस। प्रीव्यू आ गया ना। ये जैसे मैंने प्रीव्यू किया, वेलकम टू ज्ञानोदया, अगेन बहुत लंबा चौड़ा नेम आ रहा है। आई थिंक ये सही नहीं है। आप चेंज करना चाहोगे, आप अपने नेम से थोड़ा छोटा देना चाहोगे नेम, ताकि आप सभी को याद रह जाए, क्लिक हो जाए। इतना लंबा चौड़ा नेम कौन याद रखेगा? तो आप इस नेम को भी क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट करने के लिए अगेन आप कहां जाइएगा? डिप्लॉय सेटिंग्स में, डोमेन मैनेजमेंट, और यहां से ऑप्शंस और एडिट साइट नेम, और यहां से मैं अब क्या बोल दूंगा? ज्ञानोदया 3। आगे कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये नीचे देखिए ज्ञानोदया 3.netlify.app ये आ गया है, और ये इंटरनेट पर आपकी वेबसाइट जो है इंटरनेट पर आ गई है। यस, ज्ञानोदया 3.netlify ऐप। अब आप सभी अपना मोबाइल ओपन कीजिए और कंफर्म कीजिए मुझे कि हाँ वेबसाइट लाइव हो गई है। ज्ञानोदया 3.netlify.app, confirm me whether you are able to see the website or not। दिख रहा है? वेरी गुड, है ना। तो मैं भी आपसे यही चाहूंगा कि आप अपनी छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाएं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को शेयर करो कि देखो मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो छोटा मोटा जो है आप अपना वेबसाइट बनाओ, और इंटरनेट पे लाना ही एक अच्छी बात हो गई कि यार हमें तो वेबसाइट बिल्ड करना भी आता है, वेबसाइट बनाना भी आता है, और डिप्लॉयमेंट भी आता है। बच्चों को तो क्या होता है, कॉलेज खत्म हो जाते हैं, BCA हो जाता है, MCA हो जाता है, मगर डिप्लॉयमेंट कभी पता ही नहीं चलता है। मैं तो पहले दिन ही क्या सिखाता हूं, पहले डिप्लॉय कर लो, ताकि क्या है कि शेयरिंग करें आप एक दूसरे को, अरे मैंने ये बनाया, अरे मैंने वो बनाया। तो आप इंटरनेट पर कोई चीज आपकी अवेलेबल होगी तो आपको एप्रिसिएशन मिलेंगे, आप और अच्छा काम करोगे कि नहीं यार अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है तो और अच्छा मेहनत आप करोगे। तो मैं बनाओ, खूब सारे बनाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। सो यहां पर हुआ। अब देखिएगा यहां पर मैं कुछ फटाफट CSS के सिलेक्टर्स और वो मैं बता देता हूं, और उस पर हम वर्क करेंगे। तो यहां पर मैं डिव लिया, मैंने डिव का स्टार्ट, डिव का क्लोज। यहां पर मैं क्लास ले लेता हूं, ठीक है। तो CSS के अंदर क्या होते हैं? सिलेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं। मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट वेबसाइट लर्निंग के लिए जो मैंने खुद जहां से सीखा है मैं आपको बता रहा हूं, और आज भी इवन मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, सारे मेजर कंट्रीज हैं, सभी के मैं प्रोजेक्ट्स करता हूं। तो आज भी मुझे जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर चीज आप याद नहीं रख सकते हो, असंभव है किसी के लिए भी कि आप सब कुछ आपको पता हो। कहीं ना कहीं कोई चीजें आपको रेफरेंस लेनी पड़ेगी। मेरे लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस वेबसाइट ही W3C स्कूल्स ही है, ठीक है ना। W3C स्कूल्स में जाइए, CSS में जाइए, CSS में यहाँ पर अब इसमें सिर्फ HTML CSS ही नहीं, सब कुछ है। कभी देखना आप जाके, जावास्क्रिप्ट का इतना खतरनाक ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं, इतने सिंपल और इतने डिटेल में कि मतलब
अच्छा लगेगा आपको। सीक्वल्स का आप देखिए, पाइथन देखिए, पीएचपी देखिए, बूटस्ट्रैप देखिए, और बूटस्ट्रैप में इतना डेटा ऑर्गेनाइज कर रखा है। बूटस्ट्रैप 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज कर रखा है। मतलब मैं शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट होगी जहां पर मैंने रेफरेंस नहीं लिया होगा कि यहाँ पर ये चीज कैसे करते हैं। तो WCC इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स आई हैव इन माय डेवलपमेंट करियर एज वेल। स्टूडेंट के टाइम पे जब हम सीख रहे थे, आज से 15 साल पहले भी WCC स्कूल था, 10 साल पहले भी था, 15 साल पहले भी था, तब से है वो WCC स्कूल। तो आई थिंक अभी भी इसके कंटेंट को बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, तो आप अभी से इससे सीखना स्टार्ट कर दो। सो अभी मैं आपको सिर्फ CSS के कुछ सिलेक्टर्स बता देता हूं। CSS में गए और यहां पर आप सिलेक्टर्स देखिएगा, CSS के सिलेक्टर्स। बेटा आज चार्जर लाना भूल गया हूं और बस 5-10 मिनट की क्लास और हो सकती है। जब तक मेरा लैपटॉप चल रहा है तब तक हो जाएगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर है। यहाँ पर A_box लिया मैंने। जब भी मैं क्लास देता हूं मेरे नाम से प्रीफिक्स करता हूं, A_box, Anil_box। अब अनिल ना लिखते हुए मैं क्या लिखता हूं, A_। आपका क्या नाम है? करुणा पाटीदार। तो K_box नाम से आपको अपनी क्लास बनानी। ये प्रीफिक्स नेमिंग कन्वेंशन हम क्यों दे रहे हैं, देखो मैं रीजन बता रहा हूं। जब आगे चल के आप बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क पे काम करोगे, बूटस्ट्रैप में खुद की बनी बनाई बिल्ट इन क्लासेस है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि ये वाली क्लास मैंने बनाई थी और ये वाली क्लास बूटस्ट्रैप की है। अगर आप अभी से नेमिंग कन्वेंशन नहीं फॉलो करोगे तो बाद में जाके समस्या आएगी। तो मैंने क्या नियम निकाल रखा है कि जब भी मैं कोई अपनी क्लास देता हूं तो मेरे नाम से प्रीफिक्स करता हूं, A_box, A_this, A_that। आपका क्या नाम है? करुणा है, तो K_ जो जो जिस भी नाम से आपको बनानी, तो अभी से हैबिट बना लो कि मेरी खुद की कोई क्लास बनानी तो आप अपने नाम से प्रीफिक्स कर लेना उसको। तो मुझे एक बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स नाम की क्लास देनी थी, तो मैंने क्या बोला, A_box, और यहां पर मैं जाके CSS लिखूंगा। CSS लिखने के लिए स्टाइल टैग में जाना है और मैं इसको टारगेट करूंगा div.A_box, और यहां पर मैं गया, विड्थ मैंने दिया, यहां पर विड्थ मैंने 400 पिक्सल, हाइट मैंने दिया 400 पिक्सल, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया रेड, सेव किया, आउटपुट देखें ये आ रहा है। परफेक्ट सर्कल कब बनेगा? जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। विड्थ भी 400, हाइट भी 400, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप दे दीजिएगा बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड डैश रेडियस, सॉरी बॉर्डर डैश रेडियस है ना, बॉर्डर डैश रेडियस आपको कितना देना है, जितना विड्थ हाइट है। कितना विड्थ हाइट है अभी मेरे केस में? 400, तो बॉर्डर रेडियस भी कितना देना पड़ेगा? 400। सेव किया और आउटपुट देखें, ये किया हुआ। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही हवर करूं कलर चेंज हो जाए, तो यहां पर आपको एक और सिलेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं सूडो क्लास सिलेक्टर। सूडो क्लास सिलेक्टर क्या बोलते हैं? सूडो क्लास सिलेक्टर। तो सूडो क्लास सिलेक्टर में हम टारगेट करेंगे div जिसकी क्लास A_box है, उसके हवर पर बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन। सेव किया और